जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे और आज का हमारा अगला टॉपिक है इसी में का विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया। इसमें भारत के राज्य सचिव के लिए सलाहकारों की एक टीम का प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना पर विचार किया और साइमन कमीशन द्वारा अस्वीकार किए गए द्विशासनों को संघीय कार्यकारिणी शक्ति में लागू किया था। संघीय विधानमंडल के दो सदन द्विसदनीय थे। राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभा और राज्यों की परिषद ऊपरी सदन को एक स्थायी निकाय बनाना था। 3 विषय सूची तैयार होनी थी: संघीय विधायी सूची, प्रांतीय विधान सूची और समवर्ती विधायी सूची। अवशिष्ट विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल के विवेकाधिकार के अधीन थी और प्रांतों में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं का और विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों और महत्व के सिद्धांतों को आगे दबे हुए वर्गों, महिलाओं और श्रम तक बढ़ाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें राज्यपालों में प्रांतों के कार्यकारी अधिनियम को निहित किया गया था। इसी तरह ब्रिटिश काउन की ओर से केंद्र की शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित होती हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी: प्रांतीय द्विशासन का उन्मूलन, केंद्र में द्विशासन की शुरुआत और भारतीय परिषद का उन्मूलन और उनके स्थान पर एक सलाहकार निकाय का गठन किया गया। ब्रिटिश भारत के प्रदेशों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तीसरा प्रश्न, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में आया था? मोहम्मद यूनुस के। तो मार्च 1937 में बिहार का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी थी। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री अप्रैल-जुलाई 1937 बने थे। उन्होंने 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में अब्दुल बहाव खान, LSG मंत्री के रूप में कुमार अजीत सिंह देव और विकास मंत्री के रूप में बाबू गुरु सहाय लाल थे, जिन्होंने जगजीवन राम को प्रलोभित करने के लिए एक मंत्री पद की पेशकश की, जिन्होंने सरकार में शामिल नहीं होने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के कारण अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कौन सा अधिनियम विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है। गांधी-इरविन समझौते को किस रूप में भी जाना जाता है? दिल्ली समझौता। गांधी-इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 25 जनवरी 1931 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को रिहा किया गया था और गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच चर्चा शुरू हुई थी। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के रूप में भी जाना जाता है। इसे दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में कोलकाता में हुई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था। अंग्रेजों ने किसे सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था? तो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था। यह पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली और यह पहला मौका था जब भारत के केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम को मूल रूप से अगस्त 1935 में शाही स्वीकृति मिली थी। अधिनियम की लंबाई के कारण अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा दो अलग अलग अधिनियमों से पीछे हट गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना थी और प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लगाया गया था। संसद में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की जाती है और आरबीआई की स्थापना 1935 में संघीय न्यायालय पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। भारत रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अधिनियम ने संघीय प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पूना पैक्ट की नींव रखी थी? उत्तर, सांप्रदायिक पंचाट। तो किसने पूना पैक्ट की नींव रखी थी? सांप्रदायिक पंचाट ने। पूना पैक्ट पर 24 दिसंबर 1935 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट शोषित वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के विचारों को छोड़ने के लिए प्रदान की गई थी। पूना पैक्ट को ब्रिटिश अधिकारियों ने सांप्रदायिक पंचाट में संशोधन के रूप में स्वीकार किया था। इसने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों में लगभग 147 सीटें प्रदान की, जबकि सांप्रदायिक पंचाट द्वारा दी गई 71 सीटों का विरोध किया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में लिया था? उत्तर, 1858 के अधिनियम के तहत। इस अधिनियम ने चूक के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। भारतीयों के लिए भी सेवा में भर्ती होने का प्रावधान था। नेक्स्ट है, इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, या यह गुलामी का एक नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? तो उत्तर, जवाहरलाल नेहरू ने इस कथन को दिया था। इट वाज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था। 1930 ईस्वी में प्रस्तुत साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनाया और इस अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। प्रांतों में द्विशासन समाप्त कर दिया गया। केंद्र में विधायी और संघ के लिए मंत्रियों को जिम्मेदार बनाया गया। 1935 के अधिनियम को कांग्रेस ने सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणी थी, यह गुलामी का एक नया चार्टर था। हालांकि कांग्रेस ने अधिनियम का विरोध किया, फिर भी जब 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संविधान पेश किया गया तो उसने चुनाव लड़ा और पहले 6 प्रांतों में और फिर दूसरे मंत्रालय का गठन किया। लॉर्ड वेलिंगटन भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान भारत की वायसराय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। किस भारत सरकार अधिनियम के प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। कुछ प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। प्रांतों में द्विशासन को समाप्त करके
केंद्र में शुरू किया गया था। भारत सरकार की संघीय योजना निर्धारित की गई थी। राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभा के रूप में केंद्र में द्विशासन कर दिया गया था। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है, बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। जनवरी 1929 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय संवैधानिक आयोग 1921 में स्थापित राजनीतिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए बर्मा भेजा गया था। जब भारत सरकार अधिनियम के विस्तार के माध्यम से बर्मा में द्वैध व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, तो 1930 में साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से तत्काल अलग करने की सिफारिश की, लेकिन बर्मा के भीतर ब्रिटिश, भारतीय और बर्मी बलों के बीच ऐसा करने के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक सहमति नहीं थी। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 ने पुष्ट की अलगाव 1 अप्रैल 1937 को होगा, जिससे भारत के एक प्रांत के रूप में शासित देश के 51 वर्ष समाप्त हो जाएंगे। इस अधिनियम ने बर्मा की स्वतंत्रता के बाद की राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसमें एक निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के साथ साथ 9 बर्मी मंत्रियों के साथ कैबिनेट के वेस्टमिंस्टर मॉडल की स्थापना की गई थी। पूर्व अलगाववादी डॉक्टर माओ ने अलग होने के बाद बर्मा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बनाया गया था। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? उत्तर 6। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा अपनी सहमति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी? उत्तर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? उत्तर भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो यह टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।